नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के भूगोल का पाठ 7 है आज। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, किस प्रकार के वनों को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। और आपका आंसर राइट है, भूमध्य सागरीय वनों को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। आइए पाठ 7 शुरू करते हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। देखिए, बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी बस्तियों में क्या होता है कि लोगों का समूह क्या करता है, एक स्थान पर रहकर अपने मकान पक्के बना लेता है या इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर लेता है कि उनको एक जगह ही रहना है। ठीक है, वो जगह बार बार जगह अपनी चेंज नहीं करते हैं, वो वहीं अपने खेत तैयार करते हैं और वहीं अपने कुटीर उद्योग लगा लेते हैं या वहीं अपने पशुपालन करते हैं और वो स्थायी रूप से रहने लगते हैं। और अस्थायी बस्तियां क्या होती हैं, ये अस्थायी सामान्यतः वे व्यक्ति होते हैं जो बंजारे होते हैं या पशुपालन करने वाले भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो अस्थायी रूप से रहती है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर हैं, है ना, वो गुज्जर जो हैं वो अस्थायी रूप से रहने के लिए सर्दी के दिनों में तो पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम केवल पशुपालन है। तो और बंजारे जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो वो अस्थायी बस्तियां बसाते हैं। ठीक है, अब देखिए, बस्तियों के बसाव के लिए जो आदर्श दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, वो आदर्श दशाएं होनी चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, यानी न तो अत्यधिक गर्मी न अत्यधिक ठंड। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म स्थान और बहुत ही ज़्यादा ठंडे स्थानों पे आपको आबादी नाम मात्र की मिलेगी, बहुत कम। और जहाँ अनुकूल जलवायु होती है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंड, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ घनी आबादी रहती है। और जल की उपलब्धता, कृषि करने के लिए, पेयजल के लिए और अन्य घरेलू कामों के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। अतः लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि विश्व के प्रमुख और बड़े शहर जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आप भारत के भी बहुत सारे शहर देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनके आसपास कोई नदी बह रही होती है। जैसे राजस्थान में जो कोटा है, चंबल नदी के किनारे है, झालावाड़ है, काली सिंध नदी के किनारे है। ऐसे बहुत सारे हैं शहर जो किसी न किसी नदी के किनारे है। अब है उपयुक्त भूमि। उपयुक्त भूमि का मतलब है कि वे लोग यदि कृषक हैं या उनको लगता है कि हाँ, हम पशुपालन जो कर रहे हैं तो हमें उनके लिए, पशुओं के लिए चारा भी चाहिए और हम स्थायी रूप से रहना चाहेंगे, तो वो उपयुक्त भूमि की तलाश करते हैं। ठीक है, जो खेती बाड़ी के लिए अनुकूल हो। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे जमीन हो, न तो वहाँ पशुपालन हो सकता है, न ही वहाँ खेती हो सकती है। फिर है उपजाऊ मिट्टी। ये वही बात है, उपजाऊ मिट्टी यानी खेती बाड़ी के लिए मिट्टी अनुकूल होनी चाहिए। जैसे रेगिस्तान में आप कृषि नहीं कर सकते क्योंकि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में घर ऊंचे प्लेटफार्म या स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मोटी दीवारों के घर बनते हैं। ठीक है, और बर्फ के बने घर इग्लू कहलाते हैं। देखिए, जल जमाव जैसे सामान्य रूप से जो आसाम वाला जो क्षेत्र है ना, आसाम में आप जानते हैं कि हर वर्ष क्या है, बाढ़ की जैसी स्थितियां हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में काफ़ी पानी आता है और वो वहाँ के क्षेत्र को पूरी तरह जलमग्न कर देता है। तो हर वर्ष जब बाढ़ आएगी तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने मकान जो है ऊंचे प्लेटफार्म पे बनाते हैं। और बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं वो लोग तो क्या करते हैं कि बांस के ऊपर अपना घर बनाना पसंद करते हैं, यानी बांस की बल्लियाँ ऐसे खड़ी कर देंगे और उसके ऊपर प्लेटफार्म बना करके और वो लकड़ी का अपना घर बनाना पसंद करते हैं। और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मोटी दीवारों के घर इसलिए बनाते हैं, क्यों?
क्योंकि जो दीवारें जो मोटी रहेंगी तो वो गर्मी से जल्दी गर्म नहीं होंगी और अंदर का तापमान जल्दी से गर्म नहीं होता है। और बर्फ़ के बने घर इग्लू कहलाते हैं। देखिए बर्फीले क्षेत्रों में भी कुछ लोग रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड जो है ना, ये कनाडा के उत्तर में ग्रीनलैंड में जो लोग कुछ रहते हैं, लेकिन नाम मात्र के लोग ही रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि पूरी तरह वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो वो लोगों का काम क्या है, केवल और केवल मछलियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और उनके जो घर होते हैं वो बर्फ़ जो है वो एक जैसे सिल्लियों के रूप में तोड़ते हैं, है ना, और सिल्लियों के रूप में तोड़ करके उन सिल्लियों को जोड़ जोड़ करके वो क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। इस प्रकार से वो घर बना लेते हैं, ऐसा गोल उनका घर रहता है ना। इस प्रकार से ये गोल उनका घर रहता है। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा रहता है। इस गोल के अंदर क्या होता है, लगता है कि बर्फीले इलाके में है, लेकिन उसमें हवा प्रवेश नहीं कर सकती और वो अंदर से गर्मी उनको प्रदान करता है। तो बर्फ़ के बने हुए घर इग्लू कहलाते हैं। अब है सड़क मार्ग। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग या राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग विश्व के ऊंचे राजमार्गों में से एक है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, ये तत्कालीन समय जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी ये देन है। तो इन्होंने क्या किया वाजपेयी जी ने, कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, भारत के इन चार बड़े महानगरों को आपस में राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा। और इन राजमार्गों की योजना का नाम क्या दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये चार महानगर हो गए ना, तो इसको गोल्डन चतुर्भुजीय योजना भी कहते हैं। और मनाली लेह राजमार्ग, कुल्लू मनाली है ना, ये भारत का पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग बना हुआ है। अब है रेल मार्ग। देखिए आप जानते हैं कि 1800 जब 54 में जब रेलगाड़ी प्रारंभ हुई, तब से लेकर वर्तमान तक रेलवे का विकास भारत में काफ़ी तेज़ी से होता आया है। देखिए अंग्रेज़ों ने जब रेल भारत में उसका प्रारंभ किया, उनकी योजना ये थी कि यदि किसी भी परिस्थिति में कहीं विद्रोह होता है तो वो रेल मार्ग के माध्यम से तुरंत सैनिक सहायता वहाँ पहुँचा सकते हैं। दूसरा, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए सस्ते साधन की आवश्यकता थी, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि रास्ते में लुटेरे वगैरह भी होते थे और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते थे जो जल्दी से खराब हो जाते, तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने में उनको बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता था। इसलिए उन्होंने इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके रेलवे का विकास किया। और आज विश्व के सबसे बड़े रेल मार्गों में से भारत देश का नाम है। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तट से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। देखिए तिब्बत जो है उसकी राजधानी है लहासा, ठीक है। एक्चुअल में अब तिब्बत पर क्या हो गया कि चीन का अधिकार हो गया है, ठीक है। हालांकि कुछ तिब्बती लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमारे जो देश है उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। तो ये तिब्बत में है ये लहासा, और ये चीन का क्षेत्र है, जाइनिंग और लहासा वर्तमान में हम योग है। तो यहाँ जो रेल गाड़ी जो चल रही है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है, जहाँ ये गाड़ी चल रही है जाइनिंग से लहासा तक। और ये तो सबसे ऊंचा रेल मार्ग हो गया। अब है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, ध्यान दीजिएगा, रूस, पश्चिम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसको कहते हैं। यानी ये रूस जो भी देश है वो यहाँ पश्चिम से प्रारंभ होकर के ये प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित व्लादिवोस्तक तक ये रेल मार्ग जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
रूस देश में स्थित है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है, विश्व का सबसे रेल मार्ग कहाँ स्थित है? रूस में है। क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग नाम है। ये किससे किसको जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। इसका नक्शा देख लेते हैं हम थोड़ा सा। आपको ये रूस का नक्शा दिखाई दे रहा है, आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, ये साफ। ये जो पीले कलर का जो देश है ये रूस देश है ना। अब है इसमें रू, रूस के पश्चिम में ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, इसको लेनिनग्राद भी बोलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का जो उन्होंने नया नाम निकाल दिया था लेनिनग्राद। देखिए ये यहाँ पश्चिम दिशा से प्रारंभ होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए मॉस्को, रूस की राजधानी है मॉस्को, कजान, यकेटेरिनबर्ग, और यकेटेरिनबर्ग से ट्यूमिन, आमस्क और नोवोसिबिलिक और क्रास्नोयार्स्क और अंगार्स्क, चिता, और उसके बाद ये खबोरोवर्स्क, और खबोरोवर्स्क से किनारे किनारे होते हुए ये व्लादिवोस्तोक एक शहर है जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अब आप देख ही लीजिए, ये जो ये लाइन है ये रेलवे लाइन है, और रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब ये रूस को इस स्थान से और ये पूर्वी स्थान पर व्लादिवोस्तोक शहर तक जोड़ती है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रूस का कौन सा रेल मार्ग प्रशांत महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है? ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं एग्जाम में। आपको यदि इस प्रकार की भूमिका याद रहेगी तो आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब है जल मार्ग। देखिए सरकार ने क्या किया कि जो नदी वगैरह है, जो भारत की प्रमुख और बड़ी नदियां हैं, उनमें भी नौका संचालन किया है ताकि लोग पर्यटन के रूप में भी वहां जा सकें, और कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी को पार करने के लिए, या नदी नदी के रास्ते भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, सरकार ऐसे प्रयास कर रही है। जलमार्ग दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग उदाहरण के रूप में देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, ये झील का नाम है। अफ्रीका में नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है, आपको ध्यान होगा कि ये हिमालय पर्वत जो है, ठीक है, ये वो यमुना नदी और ये गंगा नदी, यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक कुछ नदियाँ भी आकर मिलती है, और यमुना में ये चंबल मिल जाती है। ठीक है, और फिर ये इधर से चीन के हिस्से से ये निकलती, तो हिमालय से ब्रह्मपुत्र चीन में बहती हुई, और ये अरुणाचल से भारत में प्रवेश करके, और लास्ट में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके बाद में एक साथ समुद्र में गिर जाती है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी का जो क्षेत्र है, इस गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र है, इसमें भी नाव संचालन करने की योजना सरकार ने बना रखी है, और कुछ प्रयास भी किए गए हैं, और कई जगह इसको शुरू भी कर दिया गया है, कि जैसे चंबल में है, यमुना में है, गंगा में है ना। इन नदियों में नाव के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, या कुछ लोग पर्यटन की दृष्टि से भी ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। फिर एक इसके अलावा समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग से सामान लाते ले जाते हैं। देखिए विश्व के जितने भी देश हैं, उन देशों में जो भी सामान, जो माल का आयात निर्यात होता है, वो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वो जल मार्ग से ही होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पानी के जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज हैं, उनके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सामान आ सकता है। दूसरा, जल के माध्यम से उनको जो ईंधन की खपत है वो कम भी होती है, और आसानी से
वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसलिए विश्व का लगभग संपूर्ण व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। ठीक है, अभी हम विश्व के प्रमुख जल मार्गों के बारे में भी हल्का सा देखेंगे। उससे पहले ये कुछ और पढ़ लेते हैं संचार के बारे में। संचार, समाचार पत्रों, रेडियो व टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, यानी हम उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप टेलीविज़न में समाचार वगैरह सुनते हैं, तो वो भी एक संचार का माध्यम है, आपको सूचनाएं मिली वहाँ से। उन्हें जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। जैसे ये रेडियो है, समाचार है, अखबार है, ये एक प्रकार की प्रेस के माध्यम से जो आपको सूचनाएं मिलती है। इसलिए इसको, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। जैसे एक भवन चार दीवारों पे या चार पिलर्स पे जो खड़ा रहता है, उनमें से एक पिलर्स इन्होंने प्रेस को माना है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका होती है, वैसे ही एक प्रकार का तंत्र है ये प्रेस। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक है। देखिए, आज तेल की दुनिया में बहुत ज़्यादा खपत है। जिसके पास तेल है वो दुनिया का सबसे अमीर देश भी हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसके बिना न मशीनें चलती, न यातायात के साधन चलते हैं, न पानी के जहाज चलते हैं, न हवाई जहाज चलते हैं, है ना। तो इसलिए तेल की जो खोज है आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से की जा रही है। भूमिगत जल भी सैटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा है ना। और इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी, जैसे कोई तूफान वगैरह समुद्र में उठ रहा हो, उसकी जानकारी भी हमें पहले ही मिल जाती है, तो हम पहले सचेत हो जाते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज देते हैं। अभी जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना अभी लॉन्च हुई है अभी इसी महीने में। उसमें क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि जो खेत हैं उनका सर्वेक्षण करवा रही है। सर्वेक्षण कैसे करवा रही है, अब देखिए, अब आप देख लेंगे कोई बड़े स्थान पर आप जाएंगे तो वहाँ जो छोटे छोटे खेत बचते हुए हैं, है ना। आप एक स्थान, एक कोने पे खड़े होकर सही सर्वेक्षण नहीं कर सकते, हमें सही उसकी माप का पता नहीं चलता, और आप इंडिविजुअली उसको नापोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, उन खेतों का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन की सहायता ली गई है। ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर नुमा एक यंत्र होता है बिल्कुल, जो हाथ में आ जाता है, उसमें कैमरा लगा करके, जैसे आपने शादी वगैरह में देखा होगा, तो ड्रोन के माध्यम से उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है उन खेतों का। ठीक है मित्रों, आज का हमारा इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो ये है, जिसका आंसर आपको देना है। हमारा क्वेश्चन ये है कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। ठीक है, और आपके चार ऑप्शन रहेंगे। रेल मार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, तीसरा है राजमार्ग, और चौथा है जल मार्ग। ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इसका आंसर बताना है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। ठीक है, रेल मार्ग, वायु मार्ग, राजमार्ग या जल मार्ग से। इन चारों में जो भी सही